आइए बेटा बात करें अपन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारा जो वंशानुगति का जो आणविक आधार है वो होते हैं हमारे कौन, न्यूक्लिक एसिड। क्लियर। और ये न्यूक्लिक एसिड जो है बेटा ये बने होते हैं किसके, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाओं की। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखलाएं होती हैं ऑब्वियसली वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है तो किसकी बनी होती है बेटा, न्यूक्लियोटाइड की। ठीक है। और हम लास्ट में बात कर रहे थे न्यूक्लियोटाइड की संरचना की। तो न्यूक्लियोटाइड जो थे बेटा वो हमने देखे कि ये न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट्स के बने होते थे। एक तो क्या था उसमें बेटा, नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजन बेस। ठीक है। दूसरे थे बेटा हमारी पेंटोज शुगर। ठीक है। और तीसरा था बेटा हमारा फॉस्फोरिक एसिड। ये 3 कंपोनेंट्स थे। क्लियर। हमने देखे थे, सबकी संरचनाएं भी देखी थी। क्लियर। तो अब हम बात करेंगे बेटा एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना की, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड की संरचना कैसी होती है, तो देखिए बेटा हमने देखा नाइट्रोजनी क्षार कितने होते हैं, 5, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। लेकिन काम कितने आते हैं, एक के अंदर बेटा केवल 4। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, जबकि आरएनए में थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल। पेंटोज स्टार्च जो थी ये भी 2 टाइप की थी बेटा। कौन कौन सी, एक डीऑक्सी राइबोज पेंटोज स्टार्च और दूसरी कौन सी बेटा, राइबोज पेंटोज स्टार्च। डीऑक्सी राइबोज पेंटोज स्टार्च कहाँ मिलती है बेटा, डीएनए में। और राइबोज पेंटोज स्टार्च कहाँ मिलती है, आरएनए में। ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, संरचना सबके अंदर उसकी समान ही थी। क्लियर। तो देखो बेटा हम बात करें अब न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड हम बनाएंगे बेटा डीएनए के लिए। किसके लिए बनाएंगे, डीएनए के लिए। देखिए कैसे बनाएंगे। पेंटोज सबसे पहले बेटा सबसे पहले उपस्थित होती है पेंटोज स्टार्च। ठीक है। तो पेंटोज स्टार्च का स्ट्रक्चर आपको मालूम ही होगा, O सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C और ये CH2OH। बैलेंस ही पूरी करें, इधर H, इधर OH, इधर H, यहाँ H, H, OH और ये H। ठीक है। पता चल गया होगा आपको कि कौन सी पेंटोज शर्करा है बेटा, तो ये है हमारी डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शर्करा। ठीक है। क्योंकि इसके केवल तीसरे कार्बन पर क्या है बेटा, OH है, दूसरे पर केवल क्या है, H। जबकि यदि ये राइबोज पेंटोज स्टार्च होती तो इसके दूसरे और तीसरे दोनों कार्बन पर क्या उपस्थित होते बेटा, OH। क्लियर। तो जब हम बेटा न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं किसके लिए, डीएनए के लिए, तो हम कौन सी पेंटोज स्टार्च काम मिलेंगे बेटा, डीऑक्सी राइबोज पेंटोज स्टार्च। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। और जब हम न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं बेटा किसके लिए, आरएनए के लिए। ठीक है। तब हम कौन सी पेंटोज शर्करा काम मिलेंगे, राइबोज पेंटोज स्टार्च। क्लियर। राइबोज पेंटोज स्टार्च की बात जब हम आरएनए पढ़ेंगे तब बात करेंगे इसकी। अभी हम बेटा डीऑक्सी राइबोज पेंटोज स्टार्च से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बनवाते हैं। क्लियर। तो देखो बेटा ये है हमारी डीऑक्सी राइबोज पेंटोज स्टार्च। क्लियर। अब होता क्या है बेटा, इस डीऑक्सी राइबोज पेंटोज स्टार्च का जो पहला कार्बन है, पहला कार्बन यही है, 1 2 3 4 5। इसका जो पहला कार्बन है, ये पहला कार्बन जुड़ता है बेटा नाइट्रोजनी क्षार से। देखिए कोई भी नाइट्रोजनी क्षार अपन ले रहे हैं। ठीक है। साइटोसिन ही ले लेते हैं, NH2 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, C सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड N। बैलेंस ही पूरी करें तो ये हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है। डबल बॉन्ड O और यहाँ ये फिर से डबल बॉन्ड। क्लियर। तो होता क्या है बेटा, हमारी जो डीऑक्सी राइबोज पेंटोज स्टार्च है इसका पहला कार्बन नाइट्रोजन क्षार की नाइट्रोजन के साथ क्या बनाता है, एक बंध बनाता है। देखिए कैसे बनाता है, यहाँ से नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ ये H और यहाँ से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ OH। क्लियर। ये H और OH निकल जाते हैं बेटा H2O के रूप में। सिंपल सी थिंग। और जब ये H और OH यहाँ से निकल जाते हैं तो यहाँ पर इस कार्बन पेंटोज शर्करा का पहला कार्बन और नाइट्रोजनी क्षार की नाइट्रोजन के बीच एक बंध का निर्माण हो जाता है। दोनों की बैलेंस ही फ्री हो गई तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, एक बंध का निर्माण हो जाता है। और इस बंध को हम कहते हैं बेटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। और देखो बेटा जब पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार एक दूसरे के साथ जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तो इन दोनों को कंबाइंड रूप से मिला करके इस संरचना को हम कहते हैं बेटा न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन, न्यूक्लियोसाइड। किससे मिलकर के बनाए बेटा न्यूक्लियोसाइड,
न्यूक्लियोसाइड बना है हमारा पेंटोज स्टार्च या पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनी बेस, इन दोनों को मिलाकर के जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं बेटाओ, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड नहीं बना भी है, केवल क्या बना है बेटा, न्यूक्लियोसाइड। क्लियर। और ये जो न्यूक्लियोसाइड है, अब इस न्यूक्लियोसाइड में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार जुड़ रहा है, ये साइटोसिन जुड़ रहा है, एडिनिन भी जुड़ेगा बेटा, ग्वानिन भी जुड़ेगा, साइटोसिन भी जुड़ेगा, थायमिन भी जुड़ेगा। ठीक है, तो जौन सा नाइट्रोजनी क्षार जुड़ता है उसी के आधार पर बेटा वे न्यूक्लियोसाइड अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार हैं, तो 4 ही प्रकार के हैं न्यूक्लियोसाइड हमारे बनते हैं। देखो कैसे, जब डीऑक्सीराइबोज पेंटोज स्टार्च, पेंटोज शुगर या स्टार्च, एक बार डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर जब एडिनिन के साथ जुड़ती है, किसके साथ बेटाओ, एडिनिन के साथ, तो यहां पर जो न्यूक्लियोसाइड बनता है, बनेगा तो न्यूक्लियोसाइड केवल क्या क्या है बेटा, पेंटोज शुगर और एडिनिन, और जब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन क्षार जोड़ते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पर जो बेटा एडिनिन के जुड़ने के कारण जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसे हम कहेंगे बेटा डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या बोलेंगे उसको बेटा हम, डीऑक्सी एडिनोसिन। क्लियर। और साथ में क्या बाहर निकलता है बेटा, H2, भाई दोनों ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनता है तो H2 तो बाहर निकलता है। तो क्या बन गया बेटा, डीऑक्सी पेंटोज शुगर और एडिनिन ने रिएक्ट किया तो क्या बना, डीऑक्सी एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड। किसका टाइप है बेटा, ये न्यूक्लियोसाइड का टाइप है, न्यूक्लियोसाइड का प्रकार है, एक प्रकार का न्यूक्लियोसाइड है। साथ में क्या निकलता है, H2। ठीक है, यदि इसी पेंटोज शुगर के साथ हम जोड़ते हैं बेटा ग्वानिन, ठीक है, तो क्या मिलेगा बेटा, डीऑक्सी ग्वानोसिन, और साथ में क्या निकलेगा बेटा, H2। ये भी क्या है बेटा, एक न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, यदि इसी डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर के साथ हम जोड़ दें बेटा थाइमिन, तो क्या बनेगा बेटा, डीऑक्सी थाइमिडिन, थाइमिडिन प्लस H2। वो तो सब में निकलेगा क्योंकि सबके बीच में क्या बनेगा, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बने। यदि हम इस शुगर के साथ साइटोसिन जोड़ दें तो बनेगा बेटा डीऑक्सी साइटिडिन, साइटोडिन प्लस H2 तो बाहर निकल ही जाएगा। क्लियर। तो अलग अलग नाइट्रोजनी क्षारों के आधार पर ये न्यूक्लियोसाइड भी कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 4 प्रकार के होते हैं। एडिनिन है तो डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानिन जुड़ा है तो ग्वानो डीऑक्सी ग्वानोसिन, थाइमिन जुड़ा है तो डीऑक्सी थाइमिडिन, और साइटोसिन जुड़ा है तो डीऑक्सी साइटिडिन। क्लियर। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या बन गया बेटा, अब ये न्यूक्लियोसाइड बना है, और जौन सा नाइट्रोजनी क्षार होगा उसी के आधार पर हम उसका नामकरण कर देते हैं। तो हमने देखा कि अभी तक हमने बेटा 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड हम बना सकते हैं। तो ये हमने क्या बना लिया बेटा अभी तक, केवल न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब देखिए, जब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ, ये तो न्यूक्लियोसाइड हो गया, जब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ हम यदि फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दें, फॉस्फोरिक एसिड यदि हम इसके साथ जोड़ दें तो फिर जो संरचना बनेगी उसे हम कहेंगे बेटाओ न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे उसको अपन, न्यूक्लियोटाइड। आ रही बात समझ में। जब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनी क्षार जोड़े तो क्या बना, न्यूक्लियोसाइड। क्लियर। और जब इस ये क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड, और जब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ हम फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दे तो क्या बनेगा बेटा, न्यूक्लियोटाइड। देखिए कैसे बनते हैं न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फोरिक एसिड जोड़ना है अपन को इस न्यूक्लियोसाइड के साथ में, तभी बनेगा क्या, न्यूक्लियोटाइड। तो फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर अपन को पता ही है, P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। इधर भी P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर। और ये फॉस्फोरिक एसिड जो है ये जुड़ता है हमारी पेंटोज शुगर के तीसरे कार्बन से, और ये कौन सा है बेटा, 5वें कार्बन से। 1 2 3 4 और 5। अरे बात समझ में। फॉस्फोरिक एसिड पेंटोज शुगर के कहां जोड़ता है बेटा, तीसरे कार्बन से और 5वें कार्बन से। देखिए पहले तीसरे कार्बन से जोड़े, यहां से बेटा H
और यहाँ से OH, क्या बाहर निकल जाएगा H2O, और क्या बन जाएगा बेटा इन दोनों के बीच में जब बैलेंस ही फ्री हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये एक बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच में। क्लियर। और यहाँ पर इस तीसरे कार्बन और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को कहते हैं अपन बेटा एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है, ये एस्टर बॉन्ड। क्लियर। अब किसके साथ बन रहा है वो एस्टर बॉन्ड बेटा, फॉस्फोरिक एसिड के साथ, तो इसका पूरा नाम कर देते हैं अपन बेटा फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। क्लियर। तीसरे कार्बन के साथ जब फॉस्फोरिक एसिड जुड़ रहा है तो क्या बन रहा है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ठीक है, सेम सिचुएशन यही मैंने बताया आपको कौन कौन से कार्बन के साथ जुड़ेगा बेटा, तीसरे के साथ भी और पांचवें के साथ भी। तो देखो जब पांचवें कार्बन के साथ ही फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा तो वही सेम प्रोसेस, यहाँ से H, यहाँ से OH, क्या बाहर निकल जाएगा बेटा, वही सेम प्रोसेस H2O, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, इस फॉस्फोरिक एसिड और पांचवें कार्बन के मध्य क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और ये जो बॉन्ड बनेगा बेटा ये भी सेम ऐसा ही बॉन्ड है, तो ये भी कौन सा बॉन्ड हो गया बेटा, एस्टर बॉन्ड। और किसके साथ बन रहा है, फॉस्फोरिक एसिड के साथ, तो वही सेम क्या नाम हो जाएगा इसका भी बेटा, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। क्लियर। अब ये जो बेटा फॉस्फोरिक एसिड जो हमारी पेंटो शर्करा के साथ जुड़ रहा है, ठीक है, तो कितनी बार बन रहे हैं, तो एस्टर बॉन्ड हमारे बेटा 2 बार, यहाँ भी एस्टर बॉन्ड और यहाँ भी एस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो हम बेटा जब ये फॉस्फोरिक एसिड इस पेंटो शर्करा के साथ जुड़ते हैं जिसमें 2 एस्टर बॉन्डों का निर्माण हो रहा है, तो इन दोनों को कंबाइंड रूप से हम एक ही नाम दे देते हैं बेटा, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। क्या बोल देंगे दोनों को बेटा, डाई मतलब 2, क्या कह देंगे इसको हम बेटा, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। क्लियर। तो आपको पता चला बेटा कि हमारी पेंटो शर्करा के तीसरे और पांचवें कार्बन से हमारी जो हमारा जो फॉस्फोरिक एसिड है वो फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है। क्लियर। तो कौन सा बॉन्ड बनता है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में बेटा, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। क्लियर। जबकि हमारे नाइट्रोजनी क्षार और पेंटो शर्करा के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर। और जब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ पेंटो शुगर जुड़ जाती है तो इस बनने वाली संरचना को हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्लियर। न्यूक्लियोटाइड की संरचना देखनी थी ना अपन को, तो ये संरचना किसकी हो गई बेटा, न्यूक्लियोटाइड की। ठीक है, तो देखो बेटा ये हमारा नाइट्रोजनी क्षार था, ये पेंटो शर्करा थी, और ये क्या थे हमारे बेटा, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, जब ये तीनों जुड़ गए तो क्या बन गया हमारे पास बेटा, न्यूक्लियोटाइड। क्लियर। अब देखिए जिस प्रकार अलग अलग नाइट्रोजनी क्षारों के आधार पर हमने न्यूक्लियोसाइड के नाम भी अलग अलग रखे थे, 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जा रहे थे, उसी प्रकार इन्हीं अलग अलग नाइट्रोजनी क्षारों के आधार पर या अलग अलग न्यूक्लियोसाइड के आधार पर ये न्यूक्लियोटाइड भी बेटा 4 प्रकार के होंगे। देखो कैसे होंगे, देखिए क्या क्या नाम होंगे, समझ में आ रहा, सिंपल सी चीज है। जब न्यूक्लियोसाइड 4 प्रकार के तो न्यूक्लियोटाइड भी कितने प्रकार के बेटा, 4 प्रकार के। देखिए ये संरचना समझ आई होगी, क्या बन गया बेटा, एक न्यूक्लियोटाइड। देखिए तो अभी हमने देखा कि जब पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजन क्षार जो थे ये जब जुड़े थे तो क्या बना था बेटा, न्यूक्लियोसाइड। क्लियर। और न्यूक्लियोसाइड कितने टाइप के थे बेटा, हमारे 4 टाइप के। कौन कौन से थे देखो, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी साइटोडिन, डीऑक्सी थाइमिडिन। ये 4 न्यूक्लियोसाइड थे हमारे किसके आधार पर, नाइट्रोजन क्षारों के आधार पर। ठीक है, अब इन 4 नाइट्रोजनी क्षारों के साथ इन 4 नाइट्रोजनी क्षार वाले हमारे न्यूक्लियोसाइड के साथ अब अपन को क्या जोड़ना है बेटा, सबके साथ। जब हम न्यूक्लियोसाइड के साथ क्या जोड़ देते हैं, H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड जब हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है बेटा, हमारा न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड कितने टाइप के बनेंगे हमारे पास बेटा, 4 टाइप के। ये 4 टाइप के क्या है हमारे पास बेटा, न्यूक्लियोसाइड। अब चारों के साथ अपन को क्या जोड़ना है, H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर। तो देखो बेटा जब एडिनोसिन
जब एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड के साथ हम फॉस्फोरिक एसिड जोड़ते हैं तो बेटाओ जो बनने वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उसका नाम होता है डीऑक्सी एडिनिलिक अम्ल। अब अम्ल क्यों लगाया हमने? अम्ल इसलिए लगाया बेटा क्योंकि क्योंकि अब क्या जुड़ चुका है बेटा इसके साथ, एडिनोसिन के साथ क्या जुड़ चुका है बेटा? फॉस्फोरिक एसिड। अब फॉस्फोरिक एसिड जुड़ चुका है तो इसकी प्रकृति भी कैसी हो जाएगी बेटा? अम्लीय हो जाएगी। ठीक है, और अम्लीय प्रकृति हो जाएगी तो क्या नाम हो जाएगा इसका बेटा? डीऑक्सी एडिनिलिक अम्ल। ठीक है, इसी प्रकार डीऑक्सी गुआनोसिन न्यूक्लियोसाइड के साथ जब हम H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड जोड़ते हैं तो बनने वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसका नाम हो जाएगा बेटा डीऑक्सी गुआनोलिक अम्ल। ठीक है, इसी प्रकार जब हम डीऑक्सीसाइटोडिन न्यूक्लियोसाइड के साथ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड जोड़ेंगे तो बनने वाला जो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा उसका नाम होगा बेटा डीऑक्सीसाइटोडिलिक अम्ल। ठीक, इसी प्रकार जब हम थाइमिडिन न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फोरिक एसिड जोड़ेंगे तो बेटा नाम हो जाएगा डीऑक्सी थाइमिडिलिक अम्ल। ठीक है, तो इसी प्रकार जिस प्रकार 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बने थे उसी प्रकार 4 प्रकार के हमारे पास क्या बन जाते हैं बेटा? न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? न्यूक्लियोटाइड की संरचना आपने देख ली। क्लियर? जिस नाइट्रोजनी क्षार को जोड़ना है उसी के आधार पर क्या बन जाएंगे बेटा? न्यूक्लियोटाइड हमारे पास बनते हुए चले जाएंगे। क्लियर? तो ये जो हमने न्यूक्लियोटाइड अभी देखे हैं, ठीक है, इनकी संरचना जो अभी देखी है, इन्हीं न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ करके हम क्या बनाएंगे बेटा? न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला। यानी कि हम 2, 5, 10, 20, 50, 100 न्यूक्लियोटाइडों को जब जोड़ते चले जाएंगे एक दूसरे के साथ तो क्या बनेगी बेटा? न्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला। और उस न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला को अपन क्या कहेंगे बेटा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखला होगी इन्हीं को अपन क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लिक एसिड, या इन्हीं से किनका निर्माण होता है बेटा? न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है। क्लियर? तो ये तो हमने बात की बेटा न्यूक्लियोटाइड की। क्लियर? अब हम बनाएंगे बेटा न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला, या फिर कहते हैं अब हम बात करते हैं बेटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। क्लियर? यानी कि किस प्रकार से ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। देखिए, अब हम क्या बनाने वाले हैं बेटा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि न्यूक्लियोटाइड की संरचना। न्यूक्लियोटाइड देखिए, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं अपन। देखिए, सबसे पहले एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाएंगे। तो पहला न्यूक्लियोटाइड बनाए आप, तो सबसे पहले क्या चाहिए अपन को बेटा? पेंटोज शर्करा। ये क्या होगी बेटा? हमारी पेंटोज शर्करा। क्लियर? इसके साथ ये यहाँ CH2OH OH और ये H। क्लियर? और पेंटोज शर्करा के साथ क्या जुड़ता है बेटा? नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है, तो अभी बोर्ड इतना बड़ा नहीं, तो पूरा नाइट्रोजनी क्षार आपको बनाने की, नाइट्रोजन क्षार का स्ट्रक्चर बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप केवल उसका सिंबल ही लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा नाम भी ना लिखे, सिंबल ही लिखते हैं। हमने देखा था कि हम नाइट्रोजन क्षार, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल जो है इनके केवल सिंबल लिखेंगे। क्लियर? और सिंबल लिखेंगे तो जैसे मैं यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार जोड़ देता हूँ एडेनिन। क्लियर? एडेनिन किसके साथ जुड़ता है बेटा अपन का? पहले कार्बन के साथ। ये क्या जोड़ा मैंने बेटा यहाँ पर? एडेनिन। क्लियर? देखिए, ये एक न्यूक्लियोटाइड क्या बनाया? अभी केवल ये न्यूक्लियोसाइड बना है, और हमें इसको क्या बनाना है बेटा? न्यूक्लियोटाइड। तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा बेटा उसके साथ? फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा वही H3PO4, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर? तो देखिए यहाँ से HOH ये निकल जाएंगे, और HOH यहाँ से निकल जाएंगे, H2O निकल जाएगा, और ये किसके साथ जुड़ जाएगा? फॉस्फोरिक एसिड बेटा हमारे डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा के साथ। अब ये संरचना क्या बन गई बेटा? न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? अब देखिए, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ले, O सिंगल। सबसे पहले क्या चाहिए बेटा? पेंटोज शर्करा, CH2OH। क्लियर? यहाँ ये इस कार्बन के साथ कौन जुड़ जाएगा? अगला नाइट्रोजन क्षार कैसे जुड़ेगा? वही HOH बाहर निकल के
कोई भी नाइट्रोजन क्षार जोड़ें, जैसे ग्वानिन जोड़ा में, ठीक है, यहाँ H H OH H और ये H, ठीक है। अब देखिए ये जो पेंटोज शर्करा है ना बेटा, ये पेंटोज शर्करा अभी हमने जोड़ी थी, कहा था ना अपने 3' तीसरे कार्बन पर भी जोड़ती है और 5वें कार्बन पे भी जोड़ती है, ठीक है। तो जब ये श्रृंखला बनती है इनकी, तब ये एक ही फॉस्फोरिक एसिड जो है वो तीसरे के साथ भी जुड़ेगा और दूसरी पेंटोज शर्करा के 5वें कार्बन के साथ भी जुड़ता है। यानी कि यही फॉस्फोरिक एसिड इन न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ने का काम करेगा। देखो कैसे जोड़ रहा है, ठीक है। तीसरे पर इसके साथ जुड़ गए, ठीक है। इसके 5वें पर भी मैंने नहीं जोड़ा है, ठीक है, इसके तीसरे पे जोड़ा। तो ये जो दूसरी जो हमारी पेंटोज शर्करा है, इसके यही फॉस्फोरिक एसिड जो यही फॉस्फोरिक एसिड जो पहले न्यूक्लियोसाइड के तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ था, वही फॉस्फोरिक एसिड अगले न्यूक्लियोसाइड के 5वें कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे जुड़ेगा, यहाँ से OH, यहाँ से H और यहाँ एक क्या बन जाएगा बेटा, उनके बीच में बॉन्ड, ठीक है। तो अब ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। एक एस्टर बॉन्ड यहाँ बन गया और एक एस्टर बॉन्ड यहाँ बन गया, ठीक है। और इस एक फॉस्फेट के कारण ये ये हमारे दो पेंटोज शर्करा हैं, ये आपस में जुड़ गए, ठीक है। तो ये भी न्यूक्लियोटाइड, ये भी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब देखो बेटा, इसके भी तीसरे कार्बन से क्या जुड़ेगा, फॉस्फेट। देखिए मैंने कहा था तीसरे से भी जुड़ता है और 5वें से भी, तो जोड़े बेटा, ये P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। लेकिन किनारों पे 5वें से नहीं जुड़ता है, देखेंगे इसको भी अपन थोड़ी देर में, ठीक है। तो यहाँ से बेटा वही HOH निकल जाएंगे, उनके बीच में क्या बन जाएगा, वही फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब ये एक फॉस्फेट, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अगले न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ जाएगा। जोड़ो, O सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये CH2 OH, क्लियर। यहाँ OH H H H OH H और ये H, ठीक है। तो ये यहाँ तो कैसे जुड़ रहा है, तीसरे से, यहाँ कैसे जुड़ जाएगा अगले न्यूक्लियोटाइड से बेटा, 5वें से। तो यहाँ से OH, यहाँ से H, क्या बन जाएगा बेटा, उनके बीच में भी फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बन जाएगा और दोनों बॉन्ड बन जाएंगे तो क्या कहेंगे इसको अपन बेटा, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड, क्लियर। देखिए अब इस श्रृंखला को इसी प्रकार से फॉस्फोरिक एसिड जो है, इसी प्रकार से बेटा एक पेंटोज शर्करा के तीसरे से और दूसरे के 5वें कार्बन से जुड़ती हुई इसी प्रकार से श्रृंखला को लंबे करता हुआ चला जाएगा। यानी इसी प्रकार से इसमें न्यूक्लियोटाइड बेटा आपस में जुड़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा हमारा, कोई भी नाइट्रोजनी क्षार, जैसे आप कोई भी नाम दे दो, साइटोसिन, क्लियर। तो इस प्रकार से बेटाओ ये न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिक एसिड की सहायता से एक दूसरे से जुड़ते हुए क्या बना देते हैं बेटाओ, एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, क्लियर। तो ये क्या बन रही है बेटा, हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बन रही है, काफी लंबी श्रृंखला हो सकती है, ठीक है। ये तो बात की बेटा हमने किसकी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा डीएनए के बारे में, यानी कह लें कि हम बात करते हैं डीएनए की संरचना के बारे में। तो देखो बेटा, जब डीएनए की संरचना की हम बात करें तो हमारा डीएनए जो होता है, ये डीएनए द्विरज्जुकीय होता है। कैसा होता है बेटा, द्विरज्जुकीय होता है, या ये कह लें कि डबल स्टैंडर्ड होता है। यानी कि द्विरज्जुकीय का मतलब, इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो श्रृंखलाएं होती हैं। एक श्रृंखला तो ये रही और एक और श्रृंखला भी हम बनाएंगे। तो जब हम डीएनए की संरचना की बात करें, डीएनए बनाने की बात करें, तो डीएनए की संरचना में बेटाओ दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं, एक ये रही और एक और होगी। देखिए बनाते हैं उसको। जब हम डीएनए की संरचना की बात कर रहे हैं तो दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो होती है वो इस पहली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के कैसी होती है बेटा, अपोजिट होती, पूरक होती है। कैसी होती है, पूरक। देखो बना के देखते हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये भी, तो दूसरी बनेगी वो भी क्या होगी बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। देखिए अब यहाँ कैसे बनती है, देखिए ये हमारी सबसे पहले हमें क्या चाहिए बेटा, पेंटोज शर्करा। तो O सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है। ये पहला कार्बन 1 2 3 4 और ये बेटा CH2OH 5, ये उल्टी बनेगी। कहा था ना मैंने, एक दूसरे कैसी होंगी, दोनों श्रृंखला बेटा पूरक होंगी। देखिए अभी आपको समझ आएगा। ये पहला कार्बन OH, यहाँ H, दूसरा ये तीसरा कार्बन OH, ये चौथा कार्बन और ये बेटा 5वां कार्बन,
क्लियर, ठीक है। हमें पता है इस पेंटोस शर्करा के पहले कार्बन से कौन जुड़ता है बेटा, नाइट्रोजनी क्षार। क्या जुड़ता है हमेशा बेटा, नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है। और ये नाइट्रोजनी क्षार जो जुड़ता है बेटा, ठीक है, तो ये दोनों श्रृंखलाएं जो एक दूसरे के पूरक होती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं, ये नाइट्रोजनी क्षार भी एक दूसरे के पूरक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, एक दूसरे के पूरक। देखिए कैसे होते हैं, हमारे पास 4 नाइट्रोजनी क्षार हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। क्लियर, देखिए हमेशा एडेनिन के समक्ष जो एडेनिन के सामने थाइमिन उपस्थित होगा और ग्वानिन के सामने बेटा साइटोसिन उपस्थित होगा। आ रही बात समझ में? ये नाइट्रोजनी क्षार भी कैसे होंगे, एक दूसरे के पूरक। एडेनिन के सामने हमेशा कौन उपस्थित होगा बेटा, थाइमिन, और ग्वानिन के सामने कौन उपस्थित होगा बेटा, साइटोसिन। क्लियर, और इन दोनों नाइट्रोजनी क्षारों के बीच में बेटा हमने देखा था, जब इनकी संरचना देखी तो इनमें हाइड्रोजन उपस्थित थे, ठीक है। तो इन दोनों नाइट्रोजनी क्षारों के बीच में बेटा बंधों का निर्माण होता है, और इन दोनों नाइट्रोजन क्षारों के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं उनको अपन कहते हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बनते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और एडेनिन और थाइमिन के बीच में बनते हैं बेटा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में बनते हैं बेटा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी देखेंगे अभी हम कैसे बनते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा ये पूरक श्रृंखला है, ठीक है। तो पहले कार्बन के साथ कौन जोड़ता है बेटा, नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है। यहाँ से OH HOH H2O निकल जाएगा, H और OH मिलकर के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा बेटा, कोई ना कोई एक नाइट्रोजनी क्षार जुड़ेगा। पहले कार्बन से तो हमेशा क्या जोड़ता है, नाइट्रोजनी क्षार ही जोड़ता है। और मैंने आपको बताया नाइट्रोजनी क्षार भी एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो यहाँ पर कौन है, एडेनिन, तो एडेनिन के साथ कौन जुड़ता है बेटा, थाइमिन। डीएनए की संरचना देख रहे हैं बेटा अपन, क्या जुड़ जाएगा बेटा, एडेनिन के साथ हमेशा सामने कौन होगा, थाइमिन, ठीक है। और एडेनिन और थाइमिन इन दोनों के बीच में भी बंधों का निर्माण होता है, और ये बंध होते हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड होते हैं ये, हाइड्रोजन बॉन्ड। और एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं बेटा, 2। क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं इसी प्रकार से, और श्रृंखला को जब हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये हमारी बेटा पेंटोस शर्करा, फिर से बनाओ, O सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, और ये CH2OH। क्लियर, और हमें पता है कि 2 न्यूक्लियोसाइड को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बेटा, तो 2 न्यूक्लियोटाइड को किसके साथ जोड़ते हैं अपन, फॉस्फोरिक एसिड के साथ। क्लियर, तो इसकी बैलेंस इसमें हम यहाँ पर OH, ये H, ये OH और ये H, ठीक है। तो यहाँ पर 5वें कार्बन से जुड़ेगा बेटा पहले कौन, हमारा फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर, तो यहाँ से वही H और OH निकल के H2O बाहर निकल जाएगा, और 5वें कार्बन और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड, जो यहाँ इस प्रकार से सीधा बन रहा है, यहाँ पर कैसा बन रहा है बेटा, उल्टा बन रहा है, ठीक है। यहाँ तीसरे के साथ बना, इधर 5वें के साथ बना, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या हुआ, पहले 5वें कार्बन के साथ बॉन्ड बना किसका, फॉस्फोरिक एसिड का, ठीक है। और अब किसके साथ बनेगा बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा। अब बेटा इसी फॉस्फोरिक एसिड का बॉन्ड किसके साथ बनेगा, तीसरे कार्बन के साथ। यहाँ भी देखें हम, एक तीसरे के साथ जुड़ रहा है, एक बार फॉस्फोरिक एसिड और एक बार 5वें के साथ। तो यहाँ पर तीसरे कार्बन से जुड़ जाएगा बेटा वही H और OH, H2O बाहर निकल जाएगा, और फॉस्फोरिक एसिड के साथ ये पेंटोस शर्करा हमारी जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये तीसरे कार्बन के साथ जुड़ा और ये 5वें कार्बन के साथ जुड़ा, ठीक है। तो इसी प्रकार से न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हुए फॉस्फोरिक एसिड की सहायता से जुड़ते हुए आगे जाएंगे। देखिए कैसे जाएंगे, ठीक है। तो 2 न्यूक्लियोटाइड तो जुड़े। अब हमें पता है पहले कार्बन पर हमेशा कौन जुड़ता है बेटा, नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है। और हमें पता है जब ये दोनों श्रृंखला एक दूसरे के पूरक है, और नाइट्रोजनी क्षार भी कैसे बेटा, एक दूसरे के पूरक, तो ग्वानिन के साथ कौन जुड़ेगा, देखो इधर साइटोसिन, ठीक है। तो ग्वानिन के साथ कौन, जब ग्वानिन है तो सामने कौन उपस्थित होगा बेटा, साइटोसिन। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में भी क्या बनेंगे बेटा, हमारे हाइड्रोजन के बॉन्ड। क्लियर, और कितने बॉन्ड बनेंगे दोनों के बीच में बेटा, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में कितने बनते हैं, 3, 1, 2 और 3। क्लियर, इनको हम डॉट डॉट से भी दर्शाते हैं, इस तरह से ना दर्शा करके, क्योंकि इधर तो हम कोवलेंट बॉन्ड दर्शाते हैं, सहसंयोजक बॉन्ड, इनको हम डॉट डॉट से भी दर्शाते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ग्वानिन किसके साथ, साइटोसिन, एडेनिन के साथ किसके साथ बेटा, थाइमिन के साथ, ठीक है। इसी प्रकार जैसे ये श्रृंखला आगे बढ़ रही है, ये भी श्रृंखला आगे बढ़ेगी, ठीक है। एक और न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, देखो O सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, और ये CH2OH। क्लियर, बैलेंस ही पूरी करें, इधर OH, H, 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 OH, H, और ये
H। ठीक है, दो न्यूक्लियोटाइड किसके साथ जुड़ेंगे बेटा बोलो, वही फॉस्फोरिक एसिड के द्वारा जुड़ेंगे। ठीक है, एक तीसरे के साथ जुड़ेगा और एक पांचवें के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बेटा वही फॉस्फोरिक एसिड P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर, क्या होगा, वही HOH यहाँ से मिलकर क्या निकल जाएंगे बेटा, H2 बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा इनके बीच में, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर, यहाँ से बेटा ये H और OH यहाँ से निकल जाएंगे तीसरे कार्बन से, और क्या बन जाएगा इनके बीच में बेटा, क्या बन जाएगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन जाएगा। दोनों को मिलाकर क्या कह देंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी न्यूक्लियोटाइड इस श्रृंखला में जुड़ गए। ठीक है, हमें पता है पहले कार्बन के साथ कौन जुड़ता है बेटा, नाइट्रोजनी क्षार, और हमें पता है नाइट्रोजन क्षार एक दूसरे के पूरक है। तो यहाँ कौन है बेटा, साइटोसिन। कौन है, साइटोसिन। साइटोसिन के साथ कौन जुड़ता है, गुआनिन। तो हम यहाँ क्या जोड़ेंगे बेटा, गुआनिन। और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं बेटा, 3। तो बनाओ 1, 2 और 3। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के पूरक। देखो एक श्रृंखला हमने ये बनाई, ठीक है, दूसरी श्रृंखला हमने ये बनाई, ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के पूरक चलती हैं, और ये दोनों श्रृंखलाएं मिलकर के क्या बनाती हैं बेटा, डीएनए का निर्माण करती हैं। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जैसे हम एक रज्जुक कहते हैं, ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जैसे हम दूसरा रज्जुक कहते हैं। और हमारा डीएनए जो होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपको दिख रही हैं, और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं उनके मध्य में क्या पाए जाते हैं बेटा, हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के साथ अटैच रहती हैं। क्लियर, देखिए अब ये जो दोनों श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गई। ठीक, इसी श्रृंखला यही श्रृंखला आगे बढ़ती हुई जाएगी, और इसी श्रृंखला को हम क्या कहेंगे बेटा, डीएनए। क्या बोलेंगे इसी को हम, डीएनए। इन्हीं श्रृंखलाओं को अपन क्या कहेंगे बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं। क्लियर, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड इसमें जुड़े हुए हैं। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला और ये दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला। और डीएनए में कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है बेटा, 2। क्लियर, अब देखिए इनके सिरों के भी नाम होते हैं, इनके किनारे हैं उनके नाम होते हैं। यहां पर कौन से कार्बन पर फॉस्फेट नहीं है बेटा, कौन सा कार्बन फ्री है, 5वां, यानी कि इससे आगे कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं, खत्म तो होगा श्रृंखला का, एंड तो होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो श्रृंखला का एंड हो रहा है, तो यहाँ पर कहां पर हो रहा है बेटा, 5वें कार्बन पर। ठीक है, तो इस सिरे को हम नाम देते हैं बेटा 5' एंड। क्या नाम देते हैं, 5' एंड। क्लियर, ठीक इसी प्रकार से आप नीचे चलते हैं श्रृंखला में। इस श्रृंखला का ये मान के चलिए बहुत लंबी श्रृंखला है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं। तो इस श्रृंखला का एंड कहां हो रहा है बेटा, कौन से कार्बन पर हो रहा है बेटा, 1, 2 और तीसरे कार्बन पर। तो यहाँ इस सिरे का नाम क्या हो जाएगा बेटा, 3' है। क्लियर, तो हम ये कहते हैं कि ये श्रृंखला जो है इसके एक सिरे का नाम 5' है, क्यों, क्योंकि 5वें कार्बन पर एंड हो रही है। इस श्रृंखला का नाम 3' है, क्योंकि कहाँ एंड हो रही है बेटा, तीसरे कार्बन पर। तो ये श्रृंखला कहाँ जा रही है, 5' एंड से 3' एंड की ओर। 5' एंड से कहाँ जा रही है, 3' एंड की ओर। इसके किनारों के नाम रख दिए। क्लियर, देखिए अब इस श्रृंखला को देखें बेटा, इस श्रृंखला का एंड कहां पर है, कौन सा कार्बन है ये, 1, 2 और 3, तीसरा कार्बन। तो इस सिरे को क्या नाम देंगे हम बेटा, 3' एंड। इधर देखें ये श्रृंखला कहां जाकर एंड हो रही है बेटा, कौन से कार्बन पर, 5वें कार्बन पर। तो क्या नाम देंगे बेटा उसका हम, 5' एंड। तो ये श्रृंखला कहां जा रही है बेटा, 3' एंड टू 5' एंड। क्लियर, तो आपने देखा एक श्रृंखला 5' एंड टू 3' एंड की ओर जा रही है, दूसरी श्रृंखला 3' एंड टू 5' एंड की ओर जा रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि डीएनए के अंदर पाई जाने वाली दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो होती हैं वो एक दूसरे के पूरक होती हैं। एक 3' एंड, एक 5' एंड टू 3' एंड, तो दूसरी 3' एंड टू 5' एंड। यानी किधर से भी देखें आप, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, दोनों एक दूसरे के कैसी है बेटा, पूरक है। ये 5 to 3' एंड, ये 5 to 3' एंड, या 3' एंड टू 5' एंड, दोनों एक दूसरे कैसी है बेटा, पूरक है। क्लियर, तो ये है बेटा हमारी क्या, डीएनए की संरचना, जो किसके बने हुए बेटा, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की बनी हुई होती है। क्लियर, इतना आपको पता चला। ठीक है, ये तो हमने बेटा जनरली डीएनए बना के देखा है कि साहब डीएनए कैसा होता है, किस प्रकार से 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं जो होती हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं। क्लियर, लेकिन अब बात करेंगे, ये तो आपने देख लिया किस प्रकार जुड़ती है, लेकिन अब बात करेंगे बेटा अपन डीएनए की संरचना की। ठीक है, तो डीएनए की संरचना की बात करेंगे बेटा हम अगले वीडियो में। यहां तो आपने केवल ये देखा कि किस प्रकार से पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं बनती हैं और किस प्रकार से पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं जो होती हैं एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं। डीएनए की संरचना में क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे वो आपने देख लिए। क्लियर, क्या होंगे बेटा,
ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होंगी, कितनी? दो, जो एक दूसरे के कैसी होंगी? पूरक होंगी। क्लियर? इनके नाइट्रोजनी क्षार भी कैसे होंगे? पूरक होंगे, जिनके बीच में क्या पाए जाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे। कंपोनेंट्स क्या होंगे? डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये 4 नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर? अब डीएनए की संरचना के बारे में, डीएनए की जो संरचना है तो साइंटिस्ट एमिटा के वॉटसन-बैक्रेक, क्लियर, ये वॉटसन-बैक्रेक ने डीएनए का एक द्विकुंडलित मॉडल दिया था। अब द्विकुंडलित मॉडल क्या था, किस प्रकार, उनके अनुसार किस प्रकार से डीएनए की संरचना थी, वो हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।